आज हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे और प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। अगर जी आपके पास x प्लस आवर्टा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका कॉन्जुगेट कैसे बनता है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देने से इसका कॉन्जुगेट बन जाता है। अगर आप पिक्चर देखना चाहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर की और उसके कॉन्जुगेट की पिक्चर किस तरह की होती है तो आप देख ही सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास x प्लस आयोटा y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, y का साइन चेंज हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, x माइनस आयोटा y बन जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फ़र्ज़ करें यहाँ पर है तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ नीचे आ जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ नीचे आ जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपका एक्स एक्सिस पर है तो इसका कॉन्जुगेट भी यहीं रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पर है तो इसका कॉन्जुगेट भी यही रहेगा। इन बातों से आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट में जो आर्गुमेंट्स हैं उनके बारे में भी डिसाइड कर सकते हैं, कोई रिलेशन बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये अगर आर्गुमेंट थीटा है तो ये वाला प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस थीटा है। अगर ये वाला आर्गुमेंट थीटा है तो ये वाला आर्गुमेंट माइनस थीटा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z है वो इक्वल है माइनस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट के, एक कंडीशन के साथ कि जो z है वो x एक्सिस पर ना हो। अगर x एक्सिस पर होगा तो z और z का कॉन्जुगेट सेम रहेंगे, उसका आर्गुमेंट भी सेम रहेगा। अगर इमेजिनरी ऑफ z 0 ना हो, अगर इमेजिनरी ऑफ z 0 हो जाएगा तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस पर आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव x एक्सिस पर, फिर आर्गुमेंट सेम रहेगा। आप कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल होगा आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट के अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस पर हुआ, यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो गया। इसी तरह की आप एक रिलेशन बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके इन्वर्स में भी, क्योंकि इन्वर्स में भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन होती है। तो ये बात थी आर्गुमेंट की रिलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में और उसके कॉन्जुगेट में। एक और बात आप यहाँ से देखें, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z है और ये z कॉन्जुगेट है, अगर दोनों को ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, आयोटा y कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा, z प्लस z कॉन्जुगेट जो है वो 2x के इक्वल है। इसी 2x को आप ये भी कह सकते हैं, ये बेसिकली 2 और x क्या चीज़ है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z है, 2 रियल ऑफ z। यहीं से आप ये भी लिख सकते हैं कि रियल ऑफ z जो है वो किसके इक्वल होगा, z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 के। इसी तरह से ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z और z कॉन्जुगेट, अगर हम इनको माइनस कर लें, क्या कर लिया जाए, इनको माइनस कर लिया जाए तो क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और आयोटा y और प्लस आयोटा y 2 आयोटा y बन जाएगा। यानी z माइनस z का कॉन्जुगेट 2 आयोटा y के इक्वल है। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि z माइनस z का कॉन्जुगेट इक्वल है 2 आयोटा और y को आप कह सकते हैं इमेजिनरी ऑफ z है, और 2 आयोटा से डिवाइड कर लें तो आप कह सकते हैं कि जो इमेजिनरी ऑफ z है वो इक्वल है z माइनस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा के। हमने z कॉन्जुगेट देखा है क्या होता है, z और z कॉन्जुगेट के आर्गुमेंट में क्या रिलेशन होती है वो देखी है, और मैंने आपको यहीं पर बताया है कि सेम रिलेशन होगी z और z के इन्वर्स में, अगर z का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। यहाँ पर मैं एक बात और की वजाहत कर दूं कि अगर z जो है वो 0 हो
तो फिर आर्गूमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि आर्गूमेंट हमने डिफाइन नहीं किया है। आर्गूमेंट ऑफ z इज नॉट डिफाइंड। आर्गूमेंट ऑफ z इस सूरत में डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि आर्गूमेंट ऑफ z डिफाइन करने के लिए हमने क्या कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करें, ड्रा करें प्लेन में, उसको ओरिजिन से मिलाएं और इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा उसे आर्गूमेंट कहेंगे। जब ये पॉइंट होगा ओरिजिन पर, तो ओरिजिन को उस पॉइंट से मिलाने से कोई लाइन नहीं बन पाएगी, उसका एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बन पाएगा। तो ये बात भी आपको याद रहे कि अगर कम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो हो तो फिर उसके आर्गूमेंट की डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, हमने उसके आर्गूमेंट को डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। कुछ एमसीक्यूज़ करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू आपके सामने है, उसने हमें दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर z और z के कॉन्जुगेट के सम का रियल किसके इक्वल होगा, ये उसने हमसे पूछा है। z हमें पता है x प्लस आयोटा y है, यहाँ पर z का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा y। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, 2x आ जाएगा। और अगर मुझे इसका रियल पार्ट चाहिए हो, क्या चाहिए हो, इसका रियल पार्ट, तो इसमें तो आयोटा है ही नहीं, यही इसका रियल पार्ट भी है, यानी 2x इसका रियल पार्ट है। और हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, उसने z प्लस जी कॉन्जुगेट का इस दफ़ा इमेजिनरी पार्ट आपसे पूछा है। तो आप देख सकते हैं अभी आपके सामने ही है स्क्रीन पर, जब आपने z प्लस जी कॉन्जुगेट हल किया था तो आपके पास आंसर क्या आया था, आपके पास आंसर आया था 2x। और हमें इस 2x का इस वक्त कौन सा पार्ट चाहिए, हमें इस 2x का इमेजिनरी पार्ट चाहिए। और 2x में चूँकि आयोटा वाली टर्म है ही नहीं, तो उसका इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ पे हमारी करेक्ट चॉइस कौन सी होगी, ऑप्शन ए जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट चॉइस है। यानी अगर आपको z प्लस जी कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट रिक्वायर्ड हो तो वो 0 के इक्वल है। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट भी हमारे पास, z x प्लस आयोटा y है, इस दफ़ा z माइनस जी के कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट बताना है आपने। z हमारे पास x प्लस आयोटा y है, z का कॉन्जुगेट जो है वो हो जाएगा x माइनस आयोटा y। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा z माइनस जी कॉन्जुगेट और राइट साइड पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा y आ जाएगा। और अब हमें ज़रूरत है इसके इमेजिनरी पार्ट की। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा के साथ हो। और यहाँ पर राइट साइड पे आयोटा के साथ जो है वो क्या है, 2y। तो जो हमारा इमेजिनरी है z माइनस जी कॉन्जुगेट वो किसके इक्वल है, 2y के। और कौन सी करेक्ट चॉइस है, ऑप्शन सी जो है वो हमारी चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, z का प्रिंसिपल आर्गूमेंट उसने दिया हुआ है कि z का प्रिंसिपल आर्गूमेंट 30 डिग्री है, या आप इसको कह सकते हैं कि कितना है, π/6 है। और उसने z कॉन्जुगेट का प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो हमसे पूछा है। मैंने आपको बता दिया, चेक कर लें कि यहाँ पे जो कम्प्लेक्स नंबर है अगर उसका आर्गूमेंट प्रिंसिपल 30 डिग्री है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इसी तरह से नीचे बन जाएगा। और उसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, -30 डिग्री। और -30 डिग्री जो है वो हमारी चॉइस है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, -330 डिग्री, ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गूमेंट 30 डिग्री बन रहा है, इसी एंगल को अगर इधर से आप मेजर करें तो ये बन जाएगा -330 डिग्री। इसी एंगल को अगर आप एक रोटेशन के बाद मेजर करें तो ये बन जाएगा 390 डिग्री। ये ऑप्शंस मौजूद हैं लेकिन ये हमारी चॉइसेस नहीं हैं, क्योंकि उसने पूछा है हमसे प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वो एंगल कहाँ हो, -π से π के दरमियान हो। और -π से π के दरमियान जो है वो यहाँ पे ऑप्शन कौन सी है,
माइनस का 30 डिग्री। ये हमारी करेक्ट चॉइस है। रिलेशन भी आपको बता दी है कि किस रिलेशन से आप मालूम कर सकते हैं कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट मालूम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है पाई का आर्गूमेंट बताएं कि क्या होगा। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं पाई देखकर, लेकिन आपने पाई देखकर कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली पाई हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस 0 आयोटा। तो क्या होगा इसका आर्गूमेंट, पहले स्केच कर लेते हैं आर्गूमेंट निकालने के लिए। तो पाई यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा हमारे पास। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट एक्स एक्सिस के साथ जो है वो कितना बन रहा है, बहुत आसान सी बात है, 0 रेडियंस बन रहा है। आप इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पाई देख के इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, लेकिन याद रहे पाई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है और आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकाल लिया है कि कितना है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर जी एक्स प्लस आयोटा वाई है और इमेजिनरी ऑफ जी 0 नहीं है। इमेजिनरी ऑफ जी 0 ना होने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर या तो एक्स एक्सिस से अबव है या कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस से नीचे है। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है तो उसका कॉन्जुगेट नीचे हो जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है तो उसका कॉन्जुगेट ऊपर हो जाएगा। और रिलेशन क्या होगी दोनों के आर्गूमेंट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये थीटा है तो ये माइनस थीटा है, अगर ये माइनस थीटा है तो ये थीटा है, यानी दोनों के साइन में फ़र्क होगा, दोनों के साइन में फ़र्क होगा। अगर दोनों के साइन में फ़र्क है, एक थीटा है दूसरा माइनस थीटा है, तो दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल बनेगा, एक थीटा दूसरा माइनस थीटा, या एक माइनस थीटा दूसरा थीटा, दोनों का सम किसके इक्वल आ गया, 0 के। यहाँ पे हमने दोनों के आर्गूमेंट का सम कैलकुलेट करना था, वो सम किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में वो कह देता कि इमेजिनरी ऑफ जी 0 है तो फिर कितना आता, फिर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ थी। हो सकता है जी और जी कॉन्जुगेट दोनों इस साइड पर होते और जी का आर्गूमेंट भी 0, उसके कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट भी 0, तो सम भी 0। और अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इधर बनते तो जी का आर्गूमेंट भी पाई, जी कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट भी पाई और सम 2 पाई। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इस वक्त हमारे पास जो चॉइस है वो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट चॉइस है। अब जो एमसीक्यू आपके सामने है उसमें उसने दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कहना है ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है और उसने हमसे पूछा है कि थीटा क्या है ये बताएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को वो रियल कह रहा है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब हो सकता है, अगर वो कह रहा है कि रियल है तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, तभी रियल हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मालूम है x प्लस आयोटा y है, लेकिन अगर ये रियल होगा तो एक ही सूरत में होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर हो, 0 के इक्वल हो, तब ये रियल होगा। अदरवाइज़ ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जब भी आयोटा आ जाएगा। और अगर सिर्फ आयोटा आ रहा हो, दूसरी वाली टर्म ना हो, तो फिर हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्योर इमेजिनरी। वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है लेकिन प्योर इमेजिनरी है। तो इस वक्त ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल है। रियल कहने का मतलब है इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है और हमें थीटा मालूम करना है। इसके इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल इमेजिनरी पार्ट है नहीं हमारे पास। कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में नहीं है, इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं भला, नीचे वाला आयोटा जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। और नीचे वाला आयोटा कैसे ख़त्म करते हैं, रैशनलाइज करके ख़त्म करते हैं। तो हम डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ज़रूरत है सिर्फ किसकी, इमेजिनरी पार्ट की। मैं सिर्फ न्यूमरेटर में से इमेजिनरी पार्ट ले रहा हूँ।
2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा आयोटा वाली टर्म से, तो मेरे पास आएगा 8 कॉस थीटा। इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूँ। जब मैं आयोटा कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा कॉस थीटा। यही मेरे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसका डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के नीचे सेम आएगा, और वो बनेगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा। और चूंकि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रियल है तो इसके इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू 0 लेके यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, और हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट चूँकि मैंने हल कर लिया हुआ है, यही इमेजिनरी पार्ट है, इसको इक्वल टू 0 ले लिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये राइट साइड पर डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 8 + 1 7 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 और कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। कॉस थीटा किसका इक्वल टू 0 होता है? कौन से एंगल का कॉस 0 होता है? याद करें, कॉस 0 होता है हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर भी, और नेगेटिव वाई एक्सिस वाले एंगल का भी कॉस 0 होता है। यहाँ पे एंगल बनता है π/2, यहाँ पे एंगल बनता है 3π/2, इसी तरह से 5π/2, 7π/2। क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दें तो -π/2, -3π/2। तो हमारे पास जो थीटा बन जाता है वो बन जाता है π/2 के साथ कोई आड नंबर, यानी 2n + 1 π/2। और क्या ये ऑप्शन मौजूद है? सबसे पहले तो आप देखें π/2 ऑप्शन भी मौजूद है, ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हमारे पास आंसर्स इन्फिनिट हैं, ये सारे आंसर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। अगर तो 2n + 1 π/2 वाली ऑप्शन मौजूद ना हो, फिर तो यही π/2 वाली ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2n + 1 π/2 वाली ऑप्शन भी मौजूद है, यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। पाई वाली ऑप्शन ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है। 2n + 1 पाई का मतलब है पाई, 3 पाई, 5 पाई, -पाई, वो भी ऑप्शन नहीं है करेक्ट। ये करेक्ट है, लेकिन इन दो करेक्ट में से ए और डी में से हमारी बेस्ट चॉइस कौन सी है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस दफ़ा कहा यह गया है कि प्योर इमेजिनरी है। प्योर इमेजिनरी कहने का मतलब ये है कि उसका जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 है, तब प्योर इमेजिनरी होगा। और थीटा जो है उसे हमने कैलकुलेट करना है, उसका जवाब हमने बताना है। तो वही ऊपर वाली कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, उसका रियल पार्ट हल करके उसके इक्वल टू 0 लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके थीटा कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक हम कैलकुलेशंस कर चुके थे, हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिया था। अब इसका हम रियल पार्ट ले लेते हैं। न्यूमरेटर में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 रियल पार्ट आएगा। आयोटा कॉस थीटा को 4 आयोटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा, माइनस हो जाएगा 4 और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी आएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये रियल पार्ट है, इसको इक्वल टू 0 ले लिया। क्यों ज़रूरत नहीं है? पहले भी डिनोमिनेटर वाली टर्म राइट साइड पर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई थी, तो डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2/4 सिंप्लीफाई करके 1/2, और यहाँ से कॉस थीटा हमारे पास +-1/2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। कॉस थीटा आ गया हमारे पास +-1/2 का स्क्वायर रूट। और कॉस अगर प्लस का है तो कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस सेम माइनस का कहाँ पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा अगर मैं प्लस का लूँ 1/2 का स्क्वायर रूट तो मेरे पास आंसर आता है थीटा का π/4, और डिनोमिनेटर वाला -π और नीचे वाला -π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में लूँ तो पाई में से π/4 माइनस कर लूँ, 3π/4 आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट का अगर एंटी क्लॉकवाइज ही लूँ तो पाई में π/4 ऐड कर लूँ और ये आ जाएगा 5π/4। और ये वाला एंगल जो है अगर इसी डायरेक्शन से मेजर करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 7π/4। और क्लॉकवाइज मेजर करने पे -π/4, -3π/4, -5π/4 और सो ऑन। ये एंगल्स बन रहे हैं
और ये एंगल्स हमारे पास ऑप्शन में π/4 मौजूद है, लेकिन π/4 से ज़्यादा भी आंसर्स मौजूद है। 2n + 1 π/4 का मतलब है π/4 के साथ ऑड नंबर 1, 3, 5, 7। 2n + 3 भी सारे ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी π/4 के साथ कोई सा भी ऑड नंबर आ जाए, प्लस का या माइनस का। 2n + 3 π/4 इन सारे आंसर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2n + 1 π/4 भी इन सारे आंसर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। π/4 एक आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ। ये तो हमारी इस वक्त चॉइस नहीं है क्योंकि आंसर ज़्यादा हैं। ए और बी दोनों हमारी करेक्ट चॉइसेस हैं, तो बोथ ए एंड बी जो है वो फाइनली हमारी सिलेक्शन होगी। ये हमारी बिल्कुल करेक्ट चॉइस है, बेस्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्प्लेक्स नंबर z है cos 1200 डिग्री प्लस आयोटा साइन 1200 डिग्री। प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। आर्गूमेंट तो लिखा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर्स में 1200 है, लेकिन हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो मालूम करना है। आपको याद होगा कॉज और साइन पीरियोडिक हैं 2π के, यानी हमारे पास अगर कॉज 2π का कोई मल्टीपल प्लस थीटा हो या साइन 2kπ प्लस थीटा हो, तो हमारे पास दोबारा से कॉज ही आ जाता है, दोबारा से साइन ही आ जाता है। हम ऐसा करते हैं, इसको 2π से या 360 डिग्री से डिवाइड करते हैं और छोटे एंगल में चेंज करते हैं। छोटे एंगल में चेंज करने के बाद हम निकाल सकेंगे इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमें मालूम है -π से π के दरमियान होता है, यानी -180 से 180 डिग्री के इन बिटवीन। तो इसको 360 से डिवाइड करते हैं और हमारे पास आ रहा है 3 टाइम्स 1020 180 डिग्री। क्या आ रहा है? 180 डिग्री। ये हमारे पास पाई है, तो यही रह जाएगा एंगल कॉज और साइन के अंदर, और पाई जो है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमारी चॉइस कौन सी है? चॉइस डी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। सर्कल द करेक्ट वन। करेक्ट वन को हमने सर्कल करना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की। ये वाली प्रॉपर्टी हमें याद है, लेसर इक्वल के साथ होती है, होल्ड नहीं करती। ये वाली प्रॉपर्टी हमें याद है, होती ही नहीं है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। बाकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कॉन्जुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमें याद होनी चाहिए कॉन्जुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी के 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो दोबारा z आता है, और z इंटू z का कॉन्जुगेट जो होता है वो z मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसी तरह की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी। और यहाँ पे इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? ऑप्शन डी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। कॉन्जुगेट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं कि अगर सम का कॉन्जुगेट हो तो ये कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है, अगर डिफरेंस का हो तो भी अलग अलग ले लेते हैं। 2 कम्प्लेक्स नंबर का कोशेंट लेकर कॉन्जुगेट लिया जाए या अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर कोशेंट ले लें, एक ही बात होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, मैंने रिवाइज़ करवा दी हैं। और यहाँ पे उनमें से इस वक्त यूज़ हो रही है z मॉड का स्क्वायर इक्वल होता है z इंटू z कॉन्जुगेट के। ये वाली ऑप्शन में चूँकि z मॉड का स्क्वायर नहीं है इसलिए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए आयोटा की पावर 4n + 25 माइनस आयोटा के बराबर है, अगर पॉसिबल है। यानी अगर ये पॉसिबल है कि आयोटा की पावर 4n + 25 माइनस आयोटा है तो n की किस वैल्यू के लिए है, और अगर नहीं पॉसिबल है तो नॉट पॉसिबल वाली ऑप्शन जो है हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। आपको याद होना चाहिए आयोटा की पावर्स के बारे में रिज़ल्ट, कि आयोटा की पावर जब भी आपके पास n हो इसका आंसर 1 आ सकता है, आयोटा आ सकता है, -1 आ सकता है और माइनस आयोटा आ सकता है। कैसे पता चलता है? n को जो पावर है उसको डिवाइड करते हैं 4 से, अगर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए तो फिर 1 है। n को 4 से डिवाइड करने पे अगर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाए तो आंसर आयोटा है। n को 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 2 आ जाए
तो -1 है, और अगर n को 4 से डिवाइड करने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो माइनस आयोटा है। यहाँ पर देखते हैं कि n की किस वैल्यू से ये माइनस आयोटा बनता है, या बन ही नहीं सकता। अगर हमने यहाँ पे देखें आयोटा की पावर हमने 4n + 25 को सॉल्व करना है। इसमें जो आयोटा की पावर 4n है वो तो 4 पर डिवाइड हो रही है, वो तो हमेशा 1 ही है। n की जो मर्ज़ी वैल्यू ले लें, ये हमेशा किसके बराबर है, 1 के। बाकी रह गई आयोटा की पावर 25। आयोटा की पावर 25 किसके बराबर है, अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करूं तो 4 8 24, 1 बचता है, यानी आयोटा की 25 किसके बराबर है, आयोटा के। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये वाला 1 है, और इनटू आयोटा की 25 आयोटा है, यानी ये जो है n की किसी भी वैल्यू के लिए कभी भी माइनस आयोटा नहीं बनेगा। ये तो किसके बराबर बन रहा है, आयोटा के बराबर बन रहा है, तो इसका माइनस आयोटा के इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। हमारी करेक्ट चॉइस जो है वो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट चॉइस है। n की वैल्यू 1 ले लें, 5 ले लें, 30 ले लें, पुट करके भी टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आयोटा की पावर 4n है और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा, तो आयोटा की पावर 4n तो 1 बन जाएगा, इनटू आयोटा की पावर 25 जो है वो आयोटा आएगा, तो ओवरऑल इसका आंसर आयोटा आएगा, माइनस आयोटा कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में z = x + आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, y 0 नहीं है, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट कभी भी 0 नहीं है। हमने चूज़ करना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। कुछ प्रॉपर्टीज़ में आर्गूमेंट ऑफ z और z इन्वर्स के आर्गूमेंट की बात हो रही है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ में आर्गूमेंट ऑफ z और z कॉन्जुगेट के आर्गूमेंट की बात हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि आर्गूमेंट ऑफ z और z कॉन्जुगेट की जो रिलेशन है, आर्गूमेंट ऑफ z और z के इन्वर्स की भी सेम रिलेशन ही है, और हमने वो रिलेशन देखी थी, आपको याद करवा देता हूँ। हमने कहा था आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल है माइनस आर्गूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट के। यही आप कह सकते हैं रिलेशन है कि आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल है माइनस आर्गूमेंट ऑफ z इन्वर्स के। ये रिलेशन हमने कहा था अगर इमेजिनरी ऑफ z 0 ना हो, और यहाँ पे y 0 नहीं दिया हुआ, y 0 नहीं दिया हुआ यानी इमेजिनरी 0 नहीं है, यही बात हमें गिवन है। तो देख लें यहाँ पे अब कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। आर्गूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट ओवर आर्गूमेंट ऑफ z = 1 का मतलब है आर्गूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट और आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं, माइनस साइन के साथ हैं, ये बात तो नहीं है। आर्गूमेंट ऑफ z और आर्गूमेंट ऑफ z इन्वर्स का सम करें तो 1 आ रहा है। आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल है माइनस आर्गूमेंट ऑफ z इन्वर्स के, इनका सम करें तो आंसर 0 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं है। इनका सम करें तो आंसर 0 आ रहा है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आर्गूमेंट ऑफ z और आर्गूमेंट ऑफ z इन्वर्स को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, जबकि इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमें कुछ मालूम नहीं है। एक प्लस का है, एक माइनस का है, हो सकता है माइनस का 1 आ जाए, लेकिन कोई ना कोई माइनस का नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें z गिवन है, हमें 1/z का इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। एक ही सूरत में कैलकुलेट हो सकेगा अगर 1/z हल हो सकता हो। उसने बताया तो कुछ नहीं है, लेकिन ऑप्शंस दी हैं, इसका मतलब है हल हो सकता है। 1/z कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका इमेजिनरी कैलकुलेट करते हैं। 1/z यानी 1/x + आयोटा y, और हमें चाहिए इसका इमेजिनरी पार्ट, उसके लिए आयोटा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। न्यूमरेटर में हमारे पास x माइनस आयोटा y आ गया, और डिनोमिनेटर में a + b और a - b का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर दरमियान में प्लस कर देगा, x² + y² हो गया। और इमेजिनरी कौन सा हिस्सा बन रहा है इसका, अगर हम इसका सिर्फ इमेजिनरी हिस्सा लें तो वो कौन सा बन रहा है, -y/x² + y²। तो -y/x² + y² हमारी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी में x² + y² का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, नहीं करेक्ट है।
ऑप्शन बी में y ओवर है, y ओवर भी नहीं है, ऑप्शन ए में अकेला y है। अकेला y z का तो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन 1 ओवर z का इमेजिनरी पार्ट y नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा की पावर 200 सॉल्व करना है। पावर 200 अगर सॉल्व करना है तो हो सकता है आप दो पॉसिबिलिटी सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि इस कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा को हम पोलर फॉर्म में चेंज कर लें और पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर की पावर हल करना आसान है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी आप ये सोच सकते हैं कि इसके ऊपर बायनॉमियल थ्योरम इस्तेमाल कर लें, वो भी सही है, लेकिन बायनॉमियल थ्योरम पावर 200 के लिए अप्लाई करना बहुत लेंथी प्रोसेस है। लेकिन पोलर फॉर्म से भी एक आसान तरीका है। दो कम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं जिनकी पावर्स हल करना बहुत आसान है, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की। इसके अलावा भी आप कुछ नंबर्स ढूंढ सकते हैं जिनकी पावर्स हल करना पोलर फॉर्म के बगैर भी आसान हो, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये दो नंबर्स ख़ास तौर पे बता रहा हूँ जिनकी कोई सी भी पावर हल करना आसान है। कैसे हल करेंगे? आप 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और फिर उसकी पावर 100 लिख लेंगे। पावर 2 सॉल्व करें, क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर जो है वो माइनस आएगा, तो आप यहाँ पे अब प्लस की बजाय जो है क्या लिख सकते हैं? -1 और प्लस 2 आयोटा और इसकी पावर 100। पावर 2 हमने सॉल्व कर ली है। 1 और -1 कैंसिल हो गए, 2 की पावर 100 और आयोटा की पावर 100। आयोटा की पावर 100 के पॉसिबल आंसर्स मैंने अभी आपको बताए हैं। 100 को चूँकि 4 से डिवाइड करके 0 आता है, तो ये आयोटा की पावर 100 का आंसर 1 आ गया, यानी ये 2 की पावर 100 आ गया। और 2 की पावर 100 हमारे पास ऑप्शंस में मौजूद है। कौन सी ऑप्शन मौजूद है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट चॉइस है। -2 की पावर 100 आ सकता था। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे पावर 102 होती तो आयोटा की पावर 102 का जवाब माइनस आ सकता था। ये दो ऑप्शंस भी आने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें आयोटा की पावर जो है वो 3 बच जाए, यानी माइनस आयोटा बच जाए, या इसका आंसर कितना बच जाए? आयोटा बच जाए, तो बाकी दो आंसर्स आने के भी चांसेस हो सकते हैं। इस तरह के आंसर्स आ सकते हैं जब भी आप 1 प्लस आयोटा की कुछ पावर को सॉल्व करें। एक सिंपली आयोटा ख़त्म हो जाए, एक साथ में माइनस आ जाए, एक साथ में माइनस आयोटा आ जाए, एक साथ में आयोटा आ जाए। इस एक्सप्रेशन के डिपेंड करेगा कि पावर कितनी है और आयोटा की उस पावर का आंसर क्या बन रहा है। बहरहाल इस वक्त चूँकि आयोटा की पावर 100 थी और 100 4 से डिविजिबल है, तो आयोटा की पावर 100 का जवाब 1 आ गया और हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 100 करेक्ट चॉइस हो गई ऑप्शन ए।